ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग गवर्नमेंट एनालिस्ट तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इंस्पेक्टर से स्टार्ट करते हैं। इंस्पेक्टर मीन्स यहाँ पे जो इंस्पेक्टर कहना चाह रहा है वो ड्रग इंस्पेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है। अब इंस्पेक्टर अलग अलग चीज़ों के लिए इंस्पेक्शन के लिए रहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी होता है, सेल यूनिट का रहता है, अलग अलग सेक्शन में। तो जहाँ दवाई बनता है वहाँ पर भी जांच करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। फिर जहाँ पे दवाई सेल होता है, जैसे हम लोगों का मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर में भी जांच होता है। फिर जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे होता है ना मेडिसिन, झारखंड से बिहार या फिर कहीं और का स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह मेडिसिन जा रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हम लोगों का इंस्पेक्टर रहता है। हर एक जगह पे अलग अलग इंस्पेक्टर रहते हैं इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए। तो इंस्पेक्टर सब जगह का अलग अलग है, सब जगह का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। प्रीति ज्योति क्लास में क्यों नहीं है? वो क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही है? प्रीति, हाँ सर। वो ज्योति क्लास क्यों नहीं कर रही है? सर उससे तो हम बात भी नहीं किए, हम पूछ ले रहे हैं। ठीक है, उनसे बात कीजिए कि क्लासेस चल रहा है। हमको लगा कि ये बता रहे होंगे, आज या कल ज्वाइन करेंगे। सब लोगों को पर्सनली हम कॉल कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैसेज तो जा ही रहा है सब लोगों को कि ग्रुप ज्वाइन करना है, इससे टाइमिंग है, कुछ तुम भेज ही रहे हैं, तो तुम बहुत चीज का ध्यान रखें। ओके, तो इंस्पेक्टर में हम लोग आते हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। Inspector, the central government or a state government may, by notification in a official gazette, appoint such person as it thinks fit, having the prescribed qualification, to the inspector for such area as may be assigned to them by the central government or state government, as the case may be. अब ये जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहने का मतलब क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो अलग अलग इम्पॉइंट होते हैं हर जगह से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हो। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होगा तो स्टेट में वर्क करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगा तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं। मीन्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम झारखंड के हैं तुमको झारखंड में ही जॉब मिलेगा, कहीं से भी कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरीके का रहेगा। जो हम लोगों को जॉब का रूल है वही चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अपॉइंटमेंट निकालता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन निकालता है। बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट कहने का मतलब है कि आप पेपर वगैरह में देखिए, इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अपॉइंट सच पर्सन एज थिंक इट फिट, हैविंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। उसके उसके पास क्या होना चाहिए? प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। अभी हम लोग जानेंगे कि एक इंस्पेक्टर का क्या प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारा कुछ हम लोग जानेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए एक मिनिमम योग्यता कितनी है, कम से कम कितना उसके पास नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या चीजें टर्म, क्या क्या उसका होना चाहिए, जैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फ्रेशर्स हो सकते हैं, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सब कुछ हम लोग अभी जानेंगे इसके आगे क्वालिफिकेशन में। तो क्या बताना चाह रहे हैं, इंस्पेक्टर क्या है? द सेंट the central government or a state government may by notification in an official gazette appoint such person as thinks it fit, having the prescribed qualification, to the inspectors for such areas in assigned। उनको क्या किया जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, नोटिफिकेशन उनका ऑफिशियल गजेट में निकलता है, क्वालिफिकेशन जिनके पास रहता है उनको ज्वाइनिंग करवाया जाता है, और ज्वाइनिंग करवाने के बाद उनको कोई स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है ना। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि हमारे रांची के हैं डीआई अलग है, सब अलग अलग सेक्शन का अलग अलग रहता है। रांची में भी बहुत सारा अलग अलग जोन में बटा हुआ है ना। तो उस तरीके से, या फिर आपके जिला में अलग डीआई मिलेंगे, किसी और के आपके फ्रेंड का जिला कहीं और है तो वहाँ का डीआई अलग हो। इस तरीके किसी किसी का कंबाइन हो सकता है, दो जिला का एक ही हो, अलग अलग तरीके से वो एरिया डिसाइड किया जाता है। डिमांड एरिया
में बी असाइन देम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। उनका जो एरिया डिसाइड रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असाइन किया हुआ रहता है, मतलब उनको दिया हुआ रहता है, या फिर हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अपना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनका एरिया डिसाइडेड रहेगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जब कभी भी क्लास कट हो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों का पावर। द पावर विच मे बी exercised by the inspector and in the duties which may be performed by him, the drugs or classes of the drugs and cosmetic classes of the cosmetics in relation drugs or in relation to which and the condition limitation and the restriction subject to which such power and the duties may be exercised or performed shall be such may be prescribed। उनका जो भी पावर है, ड्रग इंस्पेक्टर है तो उनका किसी एरिया के प्रति क्या ड्यूटीज होना चाहिए, वो अपना किस तरीके से काम को करेंगे। सिंपली जैसे ड्यूटीज कहने का मतलब क्या है, पावर कहने का क्या मतलब है, दोनों चीजों को थोड़ा सा देखें। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं ये अपना पावर का अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीजों को कैसे समझें। जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर का काम है हर एक जितना भी जो उनको स्पेसिफाइड एरिया मिला हुआ है, चाहे झारखंड का तो गिरिडीह जिला हो या फिर रांची जिला हो, रामगढ़ जिला हो, धनबाद हो, चतरा हो, कोई भी जिला हो, ठीक है, गढ़वा पलामू कोई भी, ठीक है, बोकारो कोई भी जिला हो, तो उस एक स्पेसिफिक एरिया उनको मिला हुआ होगा एक एरिया में। तो वो चीजें क्या होगा कि वो इंस्पेक्टर उस वहां पर जाएंगे और वहां पर इंस्पेक्टर जितना भी उनको एरिया मिला हुआ है, तो वहां की जितना भी दवाई दुकान है सारे दवाई दुकान को वो चेक करेंगे, जांच करेंगे। अब कि वो कितने बार आ सकते, मिनिमम 2 बार तो आना ही, कम से कम साल में 2 बार आना है। 2 बार से ज्यादा आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 2 बार से कम नहीं आता। अलग ये भी एक अलग हम लोग देखने के लिए मिलता है कि ड्रग इंस्पेक्टर जल्दी घूमते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को गांव में ही बहुत रूरल इलाका में ऐसा देखने को मिलता है, बट वो भी घूमते हैं, पता नहीं चल पाता। ठीक है, उनका वो ड्यूटीज है, वो साल में जाएंगे 2 बार इंस्पेक्शन करेंगे, जांच करेंगे क्या है कि उनका गलत है। अगर किसी तरीके का कुछ पाया जाता है, हो सकता है वहाँ फार्मासिस्ट नहीं हो सकता है प्रोप्राइटर का नाम गलत हो या प्रोप्राइटर बदल गया हो, या फिर हो सकता है कि वो दवा दुकान अलग जगह पे उठा के ले गया हो। बहुत तरीके का रहता है। लोग ऐसे ही, हम लोग दवा दुकान एक जगह खोल लेते हैं, लगा कि अरे यहाँ नहीं चल रहा है, थोड़ा रोड पर फिर से जमीन मिल गया, चलो अब मेरा ही नाम यहाँ चल रहा था वहां ले गया, ये दवाई दुकान वहां पर है, रोड के किनारे है, रेफरेंस में डाल देता है, वहां पर गेट के सामने लिख करके भेज दे वहां चला गया। बट उसके लिए नहीं, वो इंस्पेक्टर फिर से वो नया जहाँ पे लिए वो वहां आएंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, तो वो इंस्पेक्टर अपना करेंगे। उसके बाद वो उनका क्या क्या कंडीशन है, लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर आएगा तो तुरंत मार देगा, तो गलत दवाई बेचेंगे तो ऐसा बोल मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत जेल ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उनका एक प्रॉपर वो सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेंगे, वो अपना क्या कंडीशन है। आप अगर कोई गलत दवाई बेचें तो प्रॉपर कंडीशन क्या है, उनका क्या लिमिटेशन, उनका रिस्ट्रिक्शन क्या है, सब्जेक्ट टू विविध सच पावर एंड, तब वो अपना पावर को उस पर अप्लाई करेंगे। मतलब पेपर से अपना जो भी उनका दिख रहा है लिमिटेशन है। जैसे कि बहुत तरीके का माइंड में आता है कि ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को तुरंत थाना में भर्ती करवा दें, तो वो क्या कंडीशन होगा कि वो थाना में लेके जाएंगे, वो सब चीज डिसाइडेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आएंगे आप किसी तरीके का कुछ गलत पकड़ा जाता है। जैसे सिंपली गलत में से हो सकता है कि आपके यहाँ जो दवाई रखा हो उसमें धूल लगा हो, ठीक है, तो धूल लगा हुआ है उसमें, किसी तरीके से आप सफाई करना भूल गए या फिर उस दिन आपका काम करने वाला कोई नहीं आया, तो धूल लगा हुआ रहेगा। अब आपको उसी दिन ड्रग इंस्पेक्टर आए, चेक में दिखा तो पकड़ा गया, तो क्या उस कंडीशन में क्या होगा, क्या गलत दवाई का उसमें एक्शन चलेगा, जो भी चीजें हैं उसका क्या कंडीशन होगा, उसका क्या लिमिटेशन रहेगा कि वो क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिए, है ना, कि हाँ ये चीजें हैं चलो नहीं तुम ऐसा नहीं किए। अब एक भी चीजें और भी माइंड में आता है कि अगर डीआई आएंगे तो अगर होता है ना कि क्या करना रहता है, तो वो उनको चाय नहीं पिलाए, ठीक है, उनसे पूछे नहीं, ये नहीं किए, तो इस तरीके का बहुत तरीके का ऑप्शन लोग बना देते हैं। हाँ ऐसा ऐसा होता है, क्या आएंगे उनको चाय पानी के लिए नहीं पूछे तब दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आएंगे वो, ठीक है, वो अपना ड्यूटीज के लिए आए हुए हैं, तो जो भी चाय कराऊं पिलाना, पानी पिलाना, नाश्ता कराऊं, इट्स अ फॉर्मेलिटी। उन्होंने इसके लिए कभी भी फोर्स नहीं किया और वो इसके लिए आपको कभी भी किसी तरीके का गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, क्या ये चीजें हुआ, ये चीज नहीं हुआ, वहां गया तो अच्छा से बिहेव किया, यहाँ गया तो अच्छा से बिहेव
है। हो सकता है कि जिस दुकान में गए वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो, तो आपको नहीं याद कर पाया, उनको कस्टमर ज्यादा अच्छा लगा कि हाँ भाई इनको पेशेंट को जल्दी मेडिसिन देना है, तो वो चीजें हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको समझना है कि किस कंडीशन में क्या क्या रहेगा, तो वो सब कुछ डिसाइडेड है, डिसाइडेड है, डिस्क्राइब मैनर में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नो पर्सन हु हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ द ड्रग और कॉस्मेटिक shall be appointed to be inspector under this section। कोई भी, जैसे होता है ना कि नो पर्सन हु हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा नहीं है shall be appointed एज ए इंस्पेक्टर इन दिस सेक्शन। इससे होता है कि हम लोगों के पास पैसा है अच्छा खासा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जैसे मेरे पास पैसा है तो हम बन सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, नो पर्सन हु हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, किसी का कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम जा करके फॉर्म भर के हम अपने से बन सकते हैं, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। उसके लिए प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को आपको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हैं इन एन इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल और ड्रग। जैसे होता है कि माइंड में आता है कि अच्छा चलो हमको डीआई ही बनना है, हमको सेल का बना दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन का बना दीजिए। ठीक है, सबका अलग अलग तरीके का है, तो उस तरीके का बना दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का बना दीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जांच करे, तो कोई भी नहीं बन सकता है। और भी एक चीज आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसमें जो है, जब आप पूरा इसको पूरा डिटेल में जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे चैप्टर बाय पूरा, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि एक फार्मासी, एक जो डीआई बनता है उसका किसी में भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना इंपोर्ट में, ना मैन्युफैक्चर में, ना सेल में, ना सेल ऑफ ड्रग। मतलब अगर हम डीआई बनते हैं तो मेरा रिलेशन किसी दुकान में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा अपना एगो घर में दुकान भी चलता है बस, या फिर एक मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मेरा चलता है, या फिर हम कहीं से इंपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरा खुद का नहीं होना चाहिए। विनोदनी जी ऐड नहीं हो पा रही है, उनको कोई मैसेज कर दीजिए कि माइक वाला जहाँ बटन रहता है वो आपको प्ले कर लीजिए। ठीक है, कोई मैसेज किन्हीं का चैट से, चैट बॉक्स से होगा मैसेज, एक्टिव तो किया हुआ है बट इनको मैसेज कर देता है यहाँ। तब आवाज जाएगा, मैसेज कर दूँ यहाँ। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, every inspector shall be deemed to be public servant within a meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 45 of the 1860। इन जो हमारे जैसे बोलते हैं ना कि पुलिस क्या होते हैं, हमारे सेवक है ना, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट है ना, वो हमारे लिए एक सेवा का भाव रखते हैं। उसी प्रकार से जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो भी क्या है, उनको पब्लिक सर्वेंट है ना। ड्रग एवरी इंस्पेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21। जो सेक्शन 21 हम लोग जब निकालते हैं इंडियन पैनल कोड का, आईपीसी जिसको बोलते हैं, आईपीसी धारा इस तरीके का वर्ड हम यूज करते हैं, आईपीसी। ठीक है, इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 21 में जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें हमारे इंस्पेक्टर के बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ कि इंस्पेक्टर क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट and shall be officially subordinate to such authority having a prescribed qualification as the government appointing him may specify in this behalf। और उन्हीं के बिहाफ में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो
पूरा का पूरा हर एक चीजों का ध्यान देख रेख करती है, और जो भी रिपोर्ट बनाना है, करना है, उसको हटाना है, रखना है, वो उन्हीं के सब कुछ देख रेख में होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं, ये जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, इन्हीं के देख रेख में ये सारा काम होता है कि दवाई ले जाने लाने का काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का सर कटिए, एक बार फिर से बोलिए, आवाज आवाज कट आ रहा है। सर इंडियन पेनल कोड मतलब? इंडियन पैनल कोड मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये धारा 302 के तहत इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं ना मूवीज में, फांसी देने के लिए, सबके लिए जुर्माना रहता है ना। पैनल कोड नियम कानून मतलब कानूनी किताब। इंडियन पैनल कोड मतलब भारत का कानूनी किताब, उसी को कहते हैं इंडियन पैनल कोड। ठीक है, तो जो भारत का कानूनी किताब है उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर के बारे में, कि वो क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। जो नंबर दिखा है वो 45 से 18। हाँ, 45 ऑफ 1860, ये जो अमेंडमेंट हुआ है ना, मतलब जब हम लोग उसको देखेंगे, 1800 आईपीसी बना, वो पहले बना हुआ है, तो 1860 में उसका 45वां अमेंडमेंट जो हम लोगों को देखेंगे, जिसमें चेंजेस लाया गया, उसका 45 नंबर पॉइंट में देखेंगे, टोटल उसमें 45 चेंजेस लाया गया था 1860 में, उसी में ये चीज हम लोगों का दिया। हाँ, क्लियर है ये पॉइंट? सेकंड पॉइंट फिर से ऐसे बता दी। सेकंड, the powers which may be exercised by the inspector and duties which may be performed by him, उनके पास जो पावर रहता है वो जो परफॉर्म करेंगे, मीन्स जब हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे तो उनको एक लिमिटेशन, मतलब उनके पास बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, उनके पास पावर का लिस्ट है, उनका वो किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, सब कुछ वो जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आकर के आपको डराएं धमकाएं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास सारा इंस्पेक्टर का अपना ड्यूटी डिसाइडेड है कि आप कैसे जाएंगे, कैसे मिलेंगे, किसी तरीके का गलत पाया जाता है तब उस पर क्या काम करेंगे, ये सब कुछ भारत, ये जो हमारा बीएनसी एक्ट है इसमें सब कुछ डिसाइडेड है। द पावर विच मे बी एक्सरसाइज इंस्पेक्टर ड्यूटीज मे बी परफॉर्म बाय हिम, द ड्रग और in relation which in relation to which the conditions, limitation, restrictions subject to which the such power duties may be exercised or performed shall be such may be prescribed। उनको प्रॉपर सब कुछ जो है वो डिटेल सब कुछ दिया हुआ, अपना पावर का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, सब कुछ आपको मेंशन किया हुआ, दिया हुआ, ये चीजें लिखा हुआ सेकंड पॉइंट। बात समझे? फर्स्ट में उनका क्या क्वालिफिकेशन है ये सबके बारे में दिया हुआ है, दूसरा में उनका क्या क्या ड्यूटीज रहेगा ये डिसाइडेड है, तीसरा में कि कोई भी इंसान जो है सो अपने इच्छा अनुसार, ऐसा नहीं कि वो अपना दिखा सकता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हम इम्पोर्ट में रहेंगे, मैन्युफैक्चर में रहेंगे, सेल में रहेंगे, कोई डिसाइडेड नहीं, वो कहीं पे भी किसी का भी मिल सकता है। ठीक है, और उनका जो भी डीआई में रहेंगे या इंस्पेक्टर में रहेंगे, उनका किसी भी प्रकार से इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, मेरा वहाँ जान पहचान है, इस तरीके का मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें हमको हेल्प करना, ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है, एवरी इंस्पेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक, उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, उनका जो है सो ऑफिशियल सबऑर्डिनेट इन द सच अथॉरिटी एज मे बी द गवर्नमेंट अपॉइंटिंग हिम एज स्पेसिफिक ऑन दिस दिया, उसमें जो है सो गवर्नमेंट क्या करता है उसको
अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन 21 का। ये कभी कभी पूछता है, ठीक है, कि जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर है वो किसके अंडर में आते हैं, मतलब उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ किसने दिया हुआ है उनके बारे में बताया गया है। अंडर सेक्शन 21 आईपीसी अंडर सेक्शन 21 में ये चीजों के बारे में, इंस्पेक्टर के बारे में दिया हुआ है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो हम लोगों के हेल्प के लिए बने हैं। हम लोग किसी तरीके का गलत अगर कर रहे हैं तब वो अपना एक्शन दिखाएंगे, वरना अदरवाइज वो हमारा हेल्प करेगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी in relation to a drug, that the drug complies with the standards set out in the second schedule। ये हम लोग शेड्यूल्स में देखेंगे, in relation to drug and the drug complies with the standards set out in, and in relation to cosmetic and cosmetic complies with such a standard as may be। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी, मेडिसिन का जो क्वालिटी होना चाहिए, जो हमारा मेंशन किया हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, है ना, या तो हमारा ड्रग, ठीक है, उसका जो प्रिस्क्राइब किया गया बताया गया है उसी प्रिस्क्राइब में होना चाहिए। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे फार्माकोपिया में लिखा हुआ है कि इसको 95% ही यूज करना है, इसको डाइल्यूट करना है तो आपको ऐसा यूज नहीं करेंगे और उसको ऐसे ही बना देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जो जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया हुआ स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को, कि इस तरीके से बेहतर रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से क्वालिटी इस दवाई का अच्छा होगा, उन सब बातों को आपको ध्यान में रखना। क्या क्या शेड्यूल है, दो प्रकार के शेड्यूल्स थे, तो दोनों शेड्यूल्स को समझते हैं क्या क्या बनाया गया। पहला जो एक्ट के अनुसार दो बताए थे, एक बताए थे DNC एक्ट 1940 और फिर बताए थे DNC रूल, ठीक है, 1945। तो एक्ट के अनुसार अलग शेड्यूल है, रूल के अनुसार अलग शेड्यूल है, दो प्रकार का शेड्यूल है। ठीक है, तो अभी हम लोग किसका जान रहे हैं, एक्ट के अनुसार शेड्यूल जान रहे हैं ना, शेड्यूल टू द एक्ट लिखा हुआ है, टू द एक्ट। इसके एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल क्या बनाया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ द बुक्स अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा, जो भी किताब आता है, क्या ये किताबें हैं आयुर्वेदिक में आपको हेल्प करेगा, तो वो सब इसमें लिस्ट बनाया हुआ आयुर्वेदिक और सिद्धा का बुक के बारे में दिया हुआ, बुक्स के बारे में। पहला याद रखिएगा, एक्ट का पहला शेड्यूल में बुक के बारे में दिया हुआ है, तो किस बुक का, आयुर्वेदिक का और सिद्धा बुक का। ठीक है, इस तरीके से बोलिएगा कि डीएनसी एक्ट में, ठीक है, एक्ट में हमारे शेड्यूल्स के का जब शेड्यूल देखते हैं तो शेड्यूल में बुक के बारे में बताया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में बुक के बारे में बताया गया, आयुर्वेदिक और सिद्धा सिस्टम के बारे में बताया गया। सेकेंड शेड्यूल में क्या हुआ, स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड विथ बाय इंपोर्टेड drugs and by drugs manufactured of for sale, sold, stocked or exhibit for the sale or distribution। दूसरे में जितना स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए, स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड विद इम्पोर्ट ड्रग, जो दवाइयाँ इम्पोर्ट हो रहा है, ऐसा होता है कि आप जो है झारखंड से बिहार दवाई लेकर के जा रहे हैं, तो झारखंड में जो दवाई बना हुआ है उसका सब कुछ सेम होना चाहिए बिहार में। ऐसा नहीं है कि वहां जाने के बाद उसका चेंजेस हो जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की वजह से हो, है ना, स्टॉक करने उसको रखने की वजह से प्रॉब्लम आया हो, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड विद द इंपोर्टेड ड्रग्स एंड बाय ड्रग्स मैन्युफैक्चर। इन बातों का ध्यान रखना है कि वहां पे जो दवाई बन रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो प्रॉपरली वही चीजें के बारे में बुक में लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तभी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं या तो स्टॉक करके रख रहे हैं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां से कहीं और भेज, ये एक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों का रूल्स में क्या दिया हुआ है, रूल्स के शेड्यूल में शेड्यूल ए, आप कभी भी सुनते होंगे कि शेड्यूल H1 ड्रग, है ना, इस तरीके का वर्ड सुनते होंगे, शेड्यूल H ड्रग, शेड्यूल H1 ड्रग, है ना, NRX ड्रग, अलग अलग प्रकार का शेड्यूल का रहता है ड्रग, उसका कौन सा शेड्यूल में क्या आता है सो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जैसे शेड्यूल ए में किसके बारे में पढ़ना है, परफॉर्मा फॉर फॉर्म्स, याद रखिएगा, ए में फॉर्म के बारे में पढ़ना है, एप्लीकेशन या रिन्यूअल का फॉर्म के बारे में। जब कभी भी आप अभी निकाल के दिखाएंगे डीएनसी, जस्ट आपको 1 मिनट में जब हम बताएंगे मेजर्स तो अभी हम दिखाएंगे।
ठीक है, बीएनसी एक्ट में ये हम लोगों का फॉर्म दिया हुआ परफॉर्मेंस शेड्यूल ए में जब निकालते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं बुक को, है ना। चैप्टर्स के बारे में हम बताए थे, किसमें चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर दिख रहा है हम लोगों को, आप लोग रोटेट कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग आ गए, ड्रग टेक्निकल देखिएगा, ये सब सारा पढ़िएगा, यहाँ पे ड्रग टेक्निकल एडवाइस क्लियरली दिख रहा है। एक मिनट। बुक थोड़ा सा इसमें हमको जूम करते हैं, तब आई थिंक क्लियर दिखाई देगा। ना जो जो चीजें हम वहाँ बताएं, जो सिलेबस में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में से हम बताते हुए हैं, वही सब सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इम्पोर्ट के बारे में क्या होता है, गवर्नमेंट एनालिसिस को क्या कहते हैं, सबका डेफिनेशन वगैरह इस तरीके से बनाया है। ये बुक है, एक्चुअल बुक है जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है बुक, उसमें सारा डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या होगा, कहाँ होगा, सारा चैप्टर के बारे में जस्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पूरा सबके बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा। अब हम क्या बताए थे, रूल्स के शेड्यूल में, है ना। तो रूल का शेड्यूल कहाँ पे है, कितना पेज नंबर में है, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, इस तरीके से। हम्म मैं भी रूल में दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक्ट दिख रहा है ना, ये एक्चुअल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, बट फिर भी दिया हुआ है I think ये वाला है। देखिए फॉर्म दिया हुआ है ना, फॉर्म सारा जितना भी फॉर्म है, देखिए फॉर्म 19, फॉर्म 18, अब दिखा रहे थे, हम जूम करेंगे थोड़ा। अच्छा टाइम आउट हो रहा है, देखिए यहाँ से, जैसे आपको बोला जाएगा कि इसका फॉर्म भरिए, एप्लीकेशन टू द लाइसेंस ऑफ इम्पोर्ट ड्रग, आपको दवाई इंपोर्ट करवाना है इंडिया में, ठीक है। आप अपना दवा दुकान चलाना चाहते हैं, पर कहीं और कंट्री से शेड्यूल C1 ड्रग मंगाना चाहते हैं, वो दवाई वहां पर मिल रहा है, तो या फिर सरकार मंगाएगा, है ना। तो इंपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन भरा जाएगा कि हाँ ये चीजें हमको चाहिए, यहाँ यहाँ से अप्रूवल हम ले सकते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा हम और जूम करते हैं और क्लियर होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। शेड्यूल एक्स को अगर हम लोगों को मंगवाना है, इंपोर्ट करना है, तब क्या फॉर्म भरेंगे, उसके लिए क्या भरते हैं फॉर्म, हम लोगों का 8A भरते हैं। सब फॉर्म के बारे में दिया हुआ, स्टार्टिंग से 1 2 भी होगा। फॉर्म नंबर 9 में क्या, फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग है कंपाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट के लिए अगर हम लोगों को कंपनी के लिए किसी तरीके का चाहिए, तो वो हम लोग इसको अप्लाई करें। फिर हम लोगों का फॉर्म नंबर 10, सब फॉर्म भरने का, जिस तरीके से खाली जगह है, नाम लिखना है, शेड्यूल रूल, सबके बारे में दिया हुआ है। जो भी फॉर्म आप बोलेंगे, हर एक फॉर्म ये किस में दिया हुआ है, सेक्शन ए में, शेड्यूल ए में दिया हुआ है ना। फॉर्म 13, फॉर्म 14, 15, 17, सब में फॉर्म दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। एक्चुअल में ना, फॉर्म नंबर 18 में क्या, मेमोरेंडम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसका क्या क्या मेमोरेंडम रहेगा, उसके मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम और टू दोनों दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन टू द रिन्यूअल ऑफ द ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन, जो शेड्यूल में स्पेसिफाइड नहीं है उसके लिए फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म 19, फॉर्म 19A है। सारा सब के बारे में, सारे फॉर्म्स के बारे में जो है 19AA है।
19B है। तो सब जितना भी प्रकार का होता है सबके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, सारे फॉर्म्स के जो जो हमको जरूरत पड़ेगा, और टाइम टू टाइम ये ऐड भी होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बी में, रेट ऑफ फी है ना, बी का फी है ना, फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सीडीएल ऑफ द गवर्नमेंट। भाई हम जो दवाई जांच करने के लिए भेजेंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं पे भी जाएगा दवाई, सीडीएल में जाएगा या लखनऊ भेजेंगे, यूपी, सीडीआरआई लखनऊ और सीडीएल कोलकाता है। ठीक है, सीडीएल कोलकाता में, तो वहां पे जांच करने के लिए भेजेगा तो कितना पैसा लगेगा। रेट ऑफ फी फॉर टेस्ट, जहाँ से अगर हम किसी दवाई को जांच करने के लिए बोलते हैं, हाँ ये दवाई का जरा जांच कीजिए, तो हम कोई दुकान, दवा दुकान में हमको 10,000 रुपए का हमको स्टॉक या 5,000 2,000 रुपए का पुराना आइटम रखा हुआ मिल रहा है, तो उस पर किस तरीके का, तो वो जांच करेंगे। तो जब वो जांच के लिए बैठक करेंगे है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सारी चीजों को बताएंगे है ना, कि किसका क्या रेट है, अगर एक मेडिसिन का जांच करवाते हैं तब, और जांच में भी कौन सा जांच करवाते हैं, तो जितना भी प्रकार का जांच है, ठीक है, मेडिसिन का, वो सब कुछ अगर वो करेंगे बताएंगे तो सब कुछ उसमें बताया जाएगा। तो दूसरे में क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ। अब देखते हैं हम लोग ओरिजिनल बुक निकालते हैं, और ओरिजिनल बुक ड्रग एंड कॉस्मेटिक का, इसलिए हम साथ ही साथ क्यों वहां से हम दूसरा बुक क्यों दिखा रहे हैं, ओरिजिनल कॉपी जो गवर्नमेंट के द्वारा है, ताकि आप लोग समझिए कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, अब याद एक बार में हो जाएगा। ए में क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन दिखा रहे हैं है ना। 21B कब मिलता है, लाइसेंस टू बी सेल और स्टॉक्स और एग्जिबिट ऑफर फॉर द सेल और द डिस्ट्रीब्यूट बाय होलसेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एक्सक्लूडिंग मतलब शेड्यूल एक्स को छोड़ करके, ठीक है, कि होलसेल करने का दवाई का लाइसेंस चाहिए शेड्यूल C1 वाला दवाई का, तो उसके लिए ये वाला फॉर्म भरेंगे। ठीक है, 21B का अगर हम लोगों को भरना है, उसके अंदर में जो जो लाइसेंस टू बी सेल बाय द होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट्स ड्रग्स स्पेसिफाइड शेड्यूल C1 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड फॉर्म्स मोटर व्हीकल। अब क्या है कि हम दवाई को मोटर व्हीकल में बेचना चाहते हैं है ना, 1 mg है या फिर कोई दवाई मोटर व्हीकल में यहाँ से वहां उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सारा टर्म एंड कंडीशन को आप मेंटेन करते हुए, व्हीकल्स में कोई गाड़ी है मूवेबल, आपका जिस तरह से एम्बुलेंस जाता है उस तरीके से गाड़ी में अगर बन जाए चले, तो उसमें व्हीकल्स में, या फिर आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं दवाई, हमेशा का आपका ये ले जाने आने का है, बिजनेस है। ठीक है, दवाई ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, होम डिलीवरी करना, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्म भरता है, तो वो ये फॉर्म भरेगा। टोटल चीजें हैं, जितना भी फॉर्म आप सोच रहे होंगे सबके बारे में दिया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ द रिन्यूअल ड्रग फ्रॉम द मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल में अगर हम गए तो अगर रिन्यूअल करवा लिए तो पूरा सर्टिफिकेट में साइन करके मिलेगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फॉर ऑफ रिन्यूअल ऑफ और एक्सिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट। रिन्यूअल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ड्रग्स, रिन्यूअल ड्रग का रिन्यूअल अगर करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सारा फॉर्म्स दिया हुआ है। दूसरा हम लोग आते हैं, फॉर्म खत्म करते हैं, देख रहे हैं कितना प्रकार का फॉर्म चलते रहेगा, 43 तक आ गए। फॉर्म शेड्यूल C में जा रहा है, शेड्यूल बी देखिए, शेड्यूल बी में, शेड्यूल बी में क्या दिया हुआ है, फीस अभी बताएं, बी का फी ना, तो बी का फी में टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी, अगर हमको ये जांच करवाना है कि स्टेराइल है या नहीं, ये जो आई ड्रॉप है हमको शक है कि स्टेराइल है या नहीं, तो वो कितना लेगा, 250 रुपये जांच करना। एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी और द अनड्यू टॉक्सिक और द सेफ्टी टेस्ट, और उसका जांच करवाना 750 रुपये। आपके पास जो दवाई है आप जांच करवाना चाहते हैं तो ये चीजों को आप अप्लाई करेंगे, इसका 250 लगेगा। सारा जो जो चीजें प्रॉब्लम हुआ है उसका सबसे रिलेटेड यहाँ पर दवाई पैसा लिखा हुआ है कि किसमें कितना पैसा लेगा। ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं, तो हम जूम करते हैं तो दिखाई देगा क्लियर, है ना। देख पा रहे होंगे कि टेस्ट ऑफ हॉस्टिलिटी का जो है चार्जेस 250 है, नॉर्मल टॉक्सिसिटी, अनड्यू टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्ट के लिए 750 है। डिटर्मिनेशन ऑफ द लीथल डोज LD50 और 210
ऑन माइस उसका कितना 2500 रुपये, अगर उसमें जांच करेगा तो 2500 रुपये। केमिकल टेस्ट और ईच इंग्रेडिएंट, जितना भी इंग्रेडिएंट है, जैसे पैरासीटामोल है, सिक्लोफेन है, कैसेरिटोकोफिस है, तो 3 इंग्रेडिएंट है, तीनों का अगर हम लोग करवाना चाहते हैं तो एक का 500 रुपया लगेगा ना। इस तरीके से 5 into 3 हो जाएगा 1500। डिसइंफेक्टेंट का अगर जांच करवाना है, एनी अदर टेस्ट रिक्वायर्ड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, और कोई और अलग मेडिसिन का अगर है तो उससे जांच करवाना है, कोई एनिमल का जरूरत पड़ रहा है तो उसके लिए कितना लगेगा, 500 रुपये। माइक्रोबायोलॉजी ऐसे के लिए 750। तो सबका जितना भी वर्क है सबका पैसे यहाँ पे कितना कितना लगेगा वो लिखा हुआ। इतना दूर समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, ये आपको जस्ट गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो ये आ जाएगा, देख पा रहे होंगे सबका कोर्स का पैसा दिया हुआ। ये चीजें हम करवाएंगे तो किन्हीं को कोई दिक्कत है? विनोदनी जी अपना माइक कनेक्ट कीजिए। ठीक है, देख रहे हैं शेड्यूल सी में, शेड्यूल सी में क्या क्या आता है? सेरा आता है, सोल्यूशन ऑफ द सेरम प्रोटीन इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन, वैक्सीन फॉर द पेरेंटल इंजेक्शन। ठीक है, वैक्सीन है फॉर पेरेंटल इंजेक्शन। टॉक्सिन देखने के लिए मिलेगा, एंटीजन, एंटीऑक्सीन, नियो एस्फेनामीन एंड एनालॉगस सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टिव डायबिटीज, उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये शेड्यूल सी में आखिर मोस्टली रहता क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक वर्ड में दिखाते हैं आपको शेड्यूल सी में क्या दिया हुआ है, कंपेयर कीजिए। ये सी है, ये C1 है। ठीक है, तो सी, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। हम लोग बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, इंजेक्टेबल, मे बी एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक प्रोविजन। और ये जो है